पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, कई प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी, रबी के लिए 84,000 करोड़ का भुगतान। हिमाचल में बाढ़, भूस्खलन से भारी तबाही से कांग्रेस पर जमकर गरजे जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। शिमला के रिज मैदान में मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, रैंप वॉक रहा आकर्षण का केंद्र, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए शामिल। लेह में अब कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील, 5 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर रोक, इंटरनेट पर बैन जारी। देश भर में खत्म होने के बाद शुरू होता है कुल्लू का दशहरा, कुल्लू दशहरा के लिए रवाना हुई माता हिंडबा, भव्य शोभा यात्रा देखने उमड़े लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन एक स्मारक डाक टिकट और सिक्के को जारी किया। बता दें कि इस साल विजयदशमी से लेकर 2026 की विजयदशमी तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। सौ साल, एक सदी, नागपुर से निकली वो लौ जिसने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति को नई दिशा दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर जिसने शाखा से शुरू होकर पूरे राष्ट्र को जोड़ा और इस ऐतिहासिक शतक का साक्षी बना नागपुर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के मंच पर मौजूद रहे, बल्कि एक सदी की तपस्या, संगठन और संकल्प का उत्सव है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर खास प्रकार का डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। ये सिक्का और टिकट काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आजादी के इतिहास में पहली बार संघ के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरएसएस को खास सौगात दी है। जी हाँ, बता दें आपको कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक सिक्का भी जारी किया है। इस सिक्के पर एक ओर राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि है। यह स्मारक सिक्का शुद्ध चांदी का है, जिसकी कीमत 100 रुपए है। इस खास सिक्के के आगे अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है। वहीं सिक्के के पिछले हिस्से में भारत माता की पारंपरिक छवि देखी जा सकती है। इसके साथ आरएसएस के कार्यकर्ताओं की छवि भी मौजूद है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है, राष्ट्राय स्वाहा इंद्र राष्ट्राय इंदना मम। इस दौरान पीएम ने कहा कि जो जारी किए गए 100 रुपए के सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है, दूसरी तरफ भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयं सेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर, शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जारी किए गए डाक टिकट में 26 जनवरी 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए स्वयं सेवक दिखाई दे रहे हैं। साथ ही संघ के स्वयं सेवक समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस स्मारक डाक टिकट पर है। पीएम ने कहा कि संघ के अलग अलग संगठन अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। सबका एक ही भाव है, राष्ट्र प्रथम। पीएम ने कहा कि संघ समरसता के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब संघ बना तब के संघर्ष कुछ और थे। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तब चुनौतियां अलग हैं, संघर्ष भी
अलग है। दूसरे देशों पर निर्भरता, एकता को तोड़ने की साजिश, डेमोग्राफी में बदलाव का षड्यंत्र। एक पीएम के नाते मैं कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। एक स्वयं सेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि संघ ने न सिर्फ इस चुनौतियों की पहचान की है बल्कि निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। अब चलिए आपको बताते हैं इतिहास से लेकर के आज तक का आरएसएस का सफर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में रखी थी। महाराष्ट्र के नागपुर में इस संगठन की स्थापना की गई थी, जिसकी शाखाएं अब पूरे देश में मौजूद हैं। वहीं आरएसएस से जुड़े लोगों को संघ परिवार के नाम से जाना जाता है। छोटे से दायरे से शुरू हुआ ये संगठन आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में गिना जाता है। एक समय केवल शाखाओं तक सीमित रहने वाला संघ अब शिक्षा, सेवा, समाज और राजनीति तक अपनी पैठ बना चुका है। नागपुर से उठी ये चिंगारी आज भारत के हर कोने तक पहुंच चुकी है। 100 साल का ये सफर सिर्फ बीते दिनों की कहानी नहीं बल्कि आने वाले शताब्दी की दिशा तय करने वाला संकल्प है। और जब प्रधानमंत्री मोदी इस शतक समारोह के मंच पर नजर आए तो ये संदेश और साफ हो गया कि संघ और भारत का भविष्य अब एक दूसरे का पर्याय बन चुका है। ये समापन नहीं बल्कि नए भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत की शुरुआत है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए गेहूं की एमएसपी में 160 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर 2585 प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं सरकार को आगामी रबी सीजन 297 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान है। कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा है कि रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से कुल 84,263 करोड़ रुपए हमारे किसान भाइयों की मेहनत के लिए जाएगा। इसे मैं आपको बता दें कि रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावनाएं भी जताई गई हैं और प्रस्तावित एमएसपी पर किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपए है। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनके सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं। खबर दिल्ली से है, जहां 22 सितंबर नवरात्र के पहले दिन से ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लागू कर दिया गया है। इसे देश भर में एक जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जो गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और उद्यमियों सभी के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पर पलटवार करते हुए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने और कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा है, देखिए आगे। भारत में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा के अधिष्ठान और दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 22 सितंबर प्रथम नवरात्रों से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है। आम लोगों को दैनिक जरूरत की अधिकतर सामानों पर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या तो जीरो कर दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। एक ओर देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपए तक का दाम कम हो गए थे। रुक करेंगे अगली खबर का। शिमला के रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं ने रैंप वॉक भी किया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह चौपाल के सदस्यों ने चौपाल का पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। वहीं इस दौरान जिले भर से आए सभी वृद्धजन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया गया। वृद्धजनों का सम्मान और आदर करना हमारा दायित्व है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। हमारी सरकार जब से बनी है सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है, चाहे वो अनाथ बच्चों से संबंधित है, चाहे एक नारी से संबंधित है, चाहे वृद्धजन समारोह से संबंधित है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया गया। वृद्धों का सम्मान करना, उनका आदर करना, उनके मान सम्मान को बरकरार रखना ही हमारा दायित्व है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कई योजनाएं लाई। वृद्धों के सम्मान के लिए ही हमने जो रिटायर्ड हो जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम लाई। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल पेंशन उनकी जो हमारे को बोरिंग थी उसको बंद कर दिया गया। पर हम वृद्धजनों के सम्मान से पीछे नहीं हट रहे। हम वृद्धजनों के लिए जो भी कार्य योजना लेकर आएंगे ताकि उन्हें ये विश्वास हो कि हमारी सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम योजना लेकर आएंगे। हिंसक प्रदर्शनों का सामना करने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में हालात सामान्य होने लगे हैं। मंगलवार के बाद बुधवार को भी लेह में शांति का माहौल देखने को मिला। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आज भी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। बाजारों में खरीदारी के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि लेह और अन्य इलाकों से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं पर्यटकों ने कहा है कि हमें कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हम कल भी यहाँ पहुंचे थे, सब कुछ बंद था, खाना और पानी भी मिलना मुश्किल हो चला था। अब मैं खुश हूं कि सब कुछ सामान्य हो गया है और अच्छी चीजों से अपना पेट हम भर सकते हैं। Yeah, that's it. We had no idea about anything that was happening, but so we arrived yesterday and we saw that everything was closed. It was hard to get some food, even to get a little water. So now I'm happy that everything's back to normal and we can fill our bellies with good stuff, you know. Okay, everything is normal now? Yeah. You're feeling well now? I don't know. I'm not one of the locals, so I don't know. But all I can say is that now, like, yeah, the shops seem to be open, but everything happens for a reason, and power to the people. Absolutely, yeah. We've been here for a week and a half. It was a great time. We went to Nubra. We went to Pangong, Lake Pangong, and we're flying out in a few hours now. So, yeah, it was good. Very nice. It's a beautiful place. We are enjoying it. We even enjoyed it when the shops were closed. Every shop was closed. All restaurants were closed. And even now, some of the shops are closed, unfortunately. So that's, yeah, it's not good for the people that are trying to sell things, of course, but I understand the reason for it. और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। नवरात्र के अंतिम दिन बुधवार को सभी देवी मंदिरों में शक्ति स्वरूपा के दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस दौरान भक्तों द्वारा लगाए जा रहे जयकारे से पूरा मंदिर क्षेत्र भक्तिमय हो गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में नवरात्रि के अंतिम दिन हिडिंबा देवी की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ भी देखी गई। देश भर में इन दोनों नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है। ऐसे में विजयदशमी के दिन पूरे देश में रामलीला समाप्त होती है। इसी के साथ दशहरे का भी समापन हो जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विजयदशमी से ही दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है, जिसके बाद 7 दिनों तक यहां पर धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा 2025 आप सब लोग साक्षी है। माता हिडिंबा जी अपने देवाली से निकल गई है मंदिर से। इनके मंदिर से निकलने
निकलने से ही दशहरा का आगाज हो जाता है। इनके बिना दशहरा अधूरा है और जब तक माता जी वहां पे नहीं पहुंचती तब तक दशहरे का आगाज नहीं होता है। और 7 दिन का दशहरा रहता है। इसमें अहम भूमिका माता हिडिंबा जी की होती है और यही मतलब शुरुआत भी करती है और क्लोजिंग भी माता के द्वारा ही होती है। किस तरह रहेगा 7 दिनों तक? किस तरह माता की पूजा वहीं पर या अस्थायी शिविर में होगी? ये देखिए वहां पे अस्थायी शिविर है माता जी का। जो पूजा विधान है वो तो वैसा ही रहेगा। सुबह शाम की पूजा होगी, आरती होगी। उसके बाद पहला दिन आपको पता रख वहां पर रथ यात्रा होती है। उसके बाद 4 दिन का रेस्ट होता है। सुबह शाम की पूजा होती है और शाम के समय जलेब आती है और उसके बाद महल्ला होता है और उसके बाद लास्ट दिन लंका का होता है और माता जी समापन करके वापिस अपनी टेबाली आती है और सबको आशीर्वाद देती है और जितने भी देवी देवता आए होते हैं उन सबको भी शुभ आशीष और सभी देवी देवता जो भी होते हैं वो महाराज जी की चाकरी करते जाते हैं। आज से महीना बदलने के साथ ही हो रहे हैं कई सारे बदलाव। कुछ ऐसे नियम बदल रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकार होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी भी कोई चूक हो गई तो तगड़ा चूना भी लग सकता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ किचन के सामान और बाहर जाने से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी पर इन बदलाव का असर पड़ सकता है। ये बदलाव सिलेंडर के दाम, रेल टिकट, ब्याज दरों, यूपीआई और पेंशन योजना तक के नियमों से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं आज से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं। आज से आपकी जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल गई हैं। एलपीजी सिलेंडर के दामों से लेकर यूपीआई पेमेंट के नए नियम तक, रेलवे की नई टाइमिंग से लेकर इंश्योरेंस और बैंकिंग तक 1 अक्टूबर से लागू हुए ये बड़े बदलाव सीधे आपकी जेब और आपकी दिनचर्या पर असर डालेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नियम बदले हैं और इनका सीधा असर कैसे आप पर पड़ सकता है। जी हाँ, 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों में लोगों की सबसे ज्यादा निगाह एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पे होने वाले बदलाव पर रहती है, क्योंकि ये सीधे रसोई के बजट से जुड़ा होता है। बता दें कि बीते कुछ महीनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी, लेकिन अक्टूबर के पहले दिन इनमें इजाफा किया गया है और ये दिल्ली से मुंबई तक महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बदले। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और ये 1580 रुपए के बजाय अब 1595 रुपए का मिलेगा। वहीं कोलकाता में कीमत 1684 रुपए से बढ़कर 1700 रुपए हो गई है। मुंबई में अब तक 1531 रुपए का मिलने वाला 19 किलोग्राम सिलेंडर अब 1547 रुपए का, जबकि चेन्नई में ये 1738 रुपए से बढ़कर 1754 रुपए कर दिया गया है। हालांकि इस बार भी 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत नहीं बदली है। वहीं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई यूजर्स के लिए भी अक्टूबर की शुरुआत बड़े बदलाव के साथ हो रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने बीते 29 जुलाई के एक सर्कुलर में इस बात की जानकारी शेयर की थी कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले यूपीआई फीचर्स में से पीयर टू पीयर कलेक्ट ट्रांजैक्शन को हटाने जा रहे ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है। यूजर सिक्योरिटी को मजबूत कर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के कदम के तौर पर यह फीचर यूपीआई ऐप से हटाया जा रहा है। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी बदलाव लागू होने जा रहे हैं। दरअसल रेल टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे ने 1 अक्टूबर 2025 से नियमों में बदलाव का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो सकता है। इसके तहत रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। IRCTC वेबसाइट या ऐप दोनों पर ये नियम लागू होगा। फिलहाल ये नियम तत्काल बुकिंग पर लागू है, जबकि कंप्यूटरकृत PRS काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। ऐसे में बता दें आपको कि रेलवे का नया टाइम टेबल भी दिया गया है। वहीं बता दें कि अक्टूबर के पहले दिन दूसरा बदलाव हवाई यात्रियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीते सितंबर महीने में हवाई ईंधन में हुई कटौती के बाद अब फेस्टिव सीजन में कंपनियों ने ATF प्राइस पे जोरदार इजाफा किया है। 1 अक्टूबर 2025 से नए रेट देखें तो दिल्ली में इसकी कीमत 90,713.52 रुपए प्रति किलोलीटर से बढ़ाकर 93,766.02 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है।
है। वहीं कोलकाता में ये 93,886.18 रुपए के बजाय अब 96,816.58 रुपए, मुंबई में 84,832.83 रुपए की जगह नई कीमत 87,714.39 रुपए प्रति किलो लीटर और चेन्नई में ये 94,151.96 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 97,302.14 रुपए हो गई है। वहीं बता दें कि एयर ट्राइबल फ्यूल की कीमतों में इजाफा होने से एयरलाइंस की परिचालन लागत में बढ़ोतरी होगी, जिससे वो फ्लाइट टिकट की कीमतों में इजाफा कर सकती है। वहीं इस मामले पर दिल्ली के लोगों ने कहा कि सिलेंडर की कीमतें बढ़ने की वजह से महीने का बजट बिगड़ रहा है। वहीं डिजिटल पेमेंट करने वाले युवाओं का कहना है कि नए नियमों से पेमेंट सुरक्षित तो होंगे, लेकिन बार बार कंफर्मेशन देना झंझट बन जाएगा। रेलवे यात्री भी नई टाइमिंग से परेशान है, उन्हें डर है कि कहीं जल्दी में ट्रेन ना मिस हो जाए। तो साफ है, 1 अक्टूबर से रसोई, रेल, मोबाइल और बैंक हर जगह बदलाव की दस्तक हो चुकी है। महंगाई की मार और डिजिटल सुरक्षा का पहरा दोनों ही जनता को महसूस होगा। अब सवाल यही कि क्या ये बदलाव आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाएंगे या फिर हर महीने की तरह पहली तारीख फिर से बन जाएगी जेब खाली करने की तारीख। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।